हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का राधे जी एस साइड में। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एडीओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। और ये खान ग्लोबल स्टडी के माध्यम से प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इसमें लगभग 20 प्रैक्टिस सेट हैं और हम लोग आज 10वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और पिछले वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में पड़ा है, जाके देख सकते हैं। और देखिए, कहने के लिए बस एडीओ का प्रैक्टिस सेट है, लेकिन आने वाले जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि बीएसओ का होने वाला है, एएसओ का है, बिहार दरोगा है, और साथ में सीजीएल 10+2 का जितने एग्जाम है वो मतलब जहाँ भी जीएस प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उन सभी एग्जामों के लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज सेट नंबर 10वां देखेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो देखिए, पहला प्रश्न ये कह रहा है ना, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करते हैं। और देखिए, जहाँ मेरे प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन करने में या कोई सुझाव हो तो उसका मतलब कोई सुझाव हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि सिंह भूमि, पश्चिमी सिंह भूमि में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। मतलब पश्चिमी सिंह भूमि में चिड़िया जो जगह है ना, ये सबसे मतलब किसके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। तो देखिए, चिड़िया जो है ना, पश्चिमी सिंह भूमि, ये एक पहली बात, ये है किस राज्य में, ये है झारखंड में। कहाँ? ये है झारखंड में, ठीक है। और और ये प्रसिद्ध क्यों है? ऑप्शन दिया, लोह अयस्क खान बांध, पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, ये झारखंड का एक स्थान है और ये अपने विशाल लोह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पे ना क्या ना कि खनिज भंडार, मतलब भारत में सबसे, मतलब यहाँ पे यहाँ का जो खनिज भंडार है ना, भारत का सबसे बड़ा माना जाता है। और यह क्षेत्र जो है खनिज उद्योग के लिए क्या है, महत्वपूर्ण, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है मिलान करने वाला जोड़ा, इसको हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। हाँ, ये कह रहा है निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए, एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ खनिज है। छत्तीसगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रश्न संख्या 2 है ना। तो देखिए, छत्तीसगढ़ किसके लिए? प्रमुख स्वर्ण उत्पादक राज्य के लिए। तो देखिए, जो छत्तीसगढ़ है स्वर्ण उत्पादक राज्य के लिए फेमस नहीं है, तो इसलिए पहला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है राजस्थान, तो खनिजों की प्राप्यता एवं विविधता प्रदान करने वाला समृद्ध राज्य, ये क्या है, सही है। देखिए, राजस्थान भारत में खनिजों का एक प्रमुख उत्पादक है और यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला तो चूंकि छत्तीसगढ़ में स्वर्ण नहीं पाया जाता है, तो बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश, तो केवल हीरा उत्पन्न करने वाला राज्य। तो देखिए, मध्य प्रदेश जो है ना, भारत में हीरे का एकमात्र उत्पादक देश है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ऊपर देखिए, जो छत्तीसगढ़ दिया ना, ये छत्तीसगढ़ क्या है कि प्रमुख स्वर्ण उत्पादक राज्य नहीं है। कर्नाटक दे रहा है कि कलई सांद्रता उत्पन्न करने वाला एकमात्र राज्य, तो ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। तो क्योंकि कर्नाटक में स्वर्ण उत्पादन, कर्नाटक जो है ना, स्वर्ण उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अर्थात ए और डी क्या है, दोनों गलत है। ए और डी दोनों गलत है, बी और सी सही है। तो देखिए, बी और सी केवल ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति भारत में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया भूदान ग्रामदान आंदोलन से संबंधित है? पंचायती राज आंदोलन, रक्तहीन क्रांति, हरित क्रांति या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, रक्तहीन क्रांति। और मुख्यतः रक्तहीन क्रांति को मुख्यतः भूदान आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसी को हम लोग कहते हैं भूदान आंदोलन। ये भूदान आंदोलन कहा जाता था। और ये और इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, विनोबा भावे ने किया था सन 1951 में। कब? 1951 में शुरू किया था, तमिलनाडु के पोचमपल्ली गांव से। और ये था क्या भाई, तो ये एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। और इस आंदोलन का उद्देश्य था कि अहिंसक तरीके से भूमि का क्या किया जाए, पुनर्वितरण किया जाए। और इसमें जमींदार अपनी भूमि क्या करते थे, भूमिहीनों को क्या करते थे, दान दे देते थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला है, वर्ष 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा? चंडीगढ़, दमन दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली। तो देखिए, भारत में दमन एवं दीव जो है, दमन एवं दीव जो है ना, दीव की जो मतलब दमन और दीव की जो केंद्र शासित प्रदेश है, इस यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात रहा। कितना वो था, कितना? तो 618, अर्थात 1000 पुरुष पे, एक मिनट, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं थी? तो 618 थी, 618। और यही कभी कभी पूछ दे, सर्वाधिक पूछ दे, तो सर्वाधिक आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये सर्वाधिक जो है ये पुडुचेरी में है। कहाँ पे है सर्वाधिक? ये पुडुचेरी में है। और है कितना ये? तो यहाँ पे है 1037। कितना? 1037। अच्छा, 1000 पुरुषों पे 1037 महिलाएं हैं, अर्थात पर पुरुष पे 37 महिलाएं, मतलब 1000 पे 37 महिलाएं अधिक हैं। तो खैर, इसका जो सही आंसर होगा, दमन दीव सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। कह रहा है, बाघ की प्रजाति के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आम जनता को जंगल में प्रवेश की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो बिल्कुल पहला सही कथन है, क्योंकि भाई आम जनता अगर जंगलों में जाएगी तो हो ना हो कहीं उसका कोई शिकार कर दे जानवरों, मतलब बाघों का, तो ये होना चाहिए। वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित करना चाहिए।
तो वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तन करना चाहिए, ये भी क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है तीसरा कथन आरक्षित वन और संरक्षित वन को अलग कर देना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही कह। चौथा कह रहा है नए वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की जानी चाहिए, तो ये भी क्या है, सही है। 1 2 3 4 चारों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है 6 कह रहा है कि वनों की कटाई से इसकी संभावना बढ़ सकती है, क्या, लगातार भूस्खलन, सतही मिट्टी का क्षरण, वर्षा या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए वनों की कटाई से ना, वनों की कटाई के बाद से सतह पर मौजूद पेड़ों की जो जड़ें होती हैं मिट्टी को पकड़ने में क्या करता है, सक्षम नहीं रहती हैं, और इससे सतही मिट्टी का क्या होता है, क्षरण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। और इस पानी के बहाव से क्या होता है, भूस्खलन होने लगता है, अर्थात ए और बी सही है। हालांकि वर्षा की संभावना तो नहीं बढ़ेगी, वर्षा की संभावना कम होगी, लेकिन फिर भी और ए और बी सही है, अर्थात 2 इसमें कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। ये कह रहा है कि गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है कब। तो गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है, ऑप्शन ए में कह रहा है पश्चिम से पूरब तथा उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब तथा उत्तर से पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण। उसके बाद कह रहा है पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण। नेक्स्ट है कि पश्चिम से पूरब और दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूरब और दक्षिण से उत्तर, या पूरब से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर। तो देखिए गंगा बेसिन में वर्षा का वितरण मुख्यतः 2 दिशाओं में घटता है, देखा जाए तो 2 दिशाओं में घटता है। एक तो पूर्व से पश्चिम की उत्तर, जैसे कि आप बंगाल की खाड़ी से जो मतलब मानसून उठती हैं वो पूरब से जाते जाते पश्चिम की तरफ क्या करती हैं, कम बारिश करती हैं, ठीक है। एक मिनट, देखिए जो कह रहा है कि इसको हम लोग अगर जो इंडिया के मैप से समझें तो इसका कहना यह है कि देखिए ये जो मैप है छोटा सा, हालांकि सही नहीं है लेकिन फिर भी समझने के लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए गंगा बेसिन में ये आप ये जो एरिया है ये गंगा बेसिन है, ठीक है, आप सभी लोग पता हो ये जो एरिया है गंगा बेसिन है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मुख्यतः 2 दिशाओं में घटता है बारिश, कब से, एक तो पूरब से, ये वाले जो एरिया है, एक तो पूरब से पश्चिम की तरफ जो बंगाल की घाटी से जो मानसून उठती हैं, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठती हैं, ये पूरब से जब हवाएं जाती हैं बारिश को पानी को लेकर, बारिश को लेकर, तो पूरब से पश्चिम की तरफ घटती जाती हैं। तो ये तो ये हो गया। अच्छा इसी क्या कह रहा है, पूरब तथा पश्चिम से पूरब। देखिए अब पश्चिम से पूरब से पश्चिम जिस ऑप्शन में होगा वो पहले देखते हैं। तो पश्चिम से पूरब तो बिल्कुल गलत, पश्चिम से पूरब सी में ये भी गलत, पूरब से पश्चिम बी और डी में दिया है। उसके बाद से ये तो सही हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होती है, तो सभी को पता है। उसके बाद से उत्तर से दक्षिण की ओर जहां हिमालय की तलहटी में पर्वतीय वर्षा होती है, और दूसरा देखें तो दक्षिण के मैदानों में यह घट जाती है, ठीक है। तो दूसरा क्या कर रहा है, दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो दक्षिण से, और देखिए उसके बाद से अब जब ये अरब सागर से सॉरी हाँ यहाँ से जो मानसून उठती है ये दक्षिण उत्तर से जाती है, दक्षिण की तरफ बारिश कम होती जाती है, अर्थात दक्षिण की तरफ इसकी वर्षा कम होने की संभावना रहती है। तो देखिए पूरब से पश्चिम ऑप्शन बी में देखिए, और उत्तर से दक्षिण कम होने का पैटर्न यही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि 8 कारगिल किस नदी के किनारे पे स्थित है, सुरु नदी, झेलम नदी या सिंधु नदी, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए कारगिल जो है ना ये सुरु नदी के किनारे स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यह लद्दाख के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बहती है, और यह नदी मुख्यतः क्या है, ग्लेशियर के पिघलने से बनती है। और सुरु नदी एक प्रश्न पूछ सकता है किसकी सहायक नदी है, तो ये देखिए यहाँ बगल में दिया है सिंधु नदी, तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी है ना ये सुरु नदी ही है। अगला है प्रश्न संख्या 7, कह रहा है निम्नलिखित को मिलान करिए, एक आपसे मिलान वाला आगे अगले पेज पे दिया होगा। इसमें कह रहा है बितास्ता, तो बितास्ता झेलम नदी का एक दूसरा नाम है, किसका नाम है, जो झेलम नदी का, बितास्ता झेलम नदी का दूसरा नाम है। एस्किनी, तो देखिए एस्किनी जो है ना ये चीनाब नदी का नाम है, किसका, एस्किनी जो है चीनाब नदी का। तो देखिए इसका सुमिलित होगा, ए का थर्ड हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि परुसनी, तो परुसड़ी सनी नहीं होगा, परुसड़ी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो परुसड़ी जो है ये रावी नदी की सहायक नदी है, सॉरी रावी नदी के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात सी का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। और एक बचा बिपाशा, सॉरी विपाशा लिखा है इसमें, विपास सॉरी विपास लिखा है। तो विपास जो है ना ये ब्यास नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो सहायक नहीं, इसको विपास को मतलब ब्यास को विपास नाम से भी जाना जाता है। तो डी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ए का 3, बी का 1, बी का 1, सी का 5 है, डी का 4 किस ऑप्शन में है, ये अगले पेज पे मिलेगा हम लोगों को। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ए का 2 था, देखिए ए का 3 था ना, ऑप्शन नंबर सी में ए का 3 था, 3 का 1 था, सॉरी बी का 1 था, बी का 1 था, सी का 5 था ना, सी का 5, देखिए ऑप्शन नंबर सी में सब सम्मिलित कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 10, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है। अब दक्षिण से उत्तर की तरफ, ठीक है। तो देखिए दक्षिण से उत्तर की तरफ आएंगे ना, तो सबसे पहले
पड़ता है पीर पंजाल। क्या पड़ता है? पीर पंजाल। पूछा है दक्षिण से उत्तर की ओर, तो सबसे पहले पीर पंजाल पड़ता है। देखिए पीर पंजाल, उसके बाद क्या आता है? देखिए दक्षिण से आप उत्तर की तरफ आएंगे तो सबसे पहले पड़ता है आपका काराकोरम। क्या पड़ता है? काराकोरम, इसको हम लोग लिखते हैं। उसके बाद क्या पड़ता है आपका? लद्दाख आता है, ठीक है। नीचे और आएंगे तो उसके बाद जास्कर आता है, उसके बाद क्या आता है? पीर पंजाल। नेक्स्ट क्या है? पीर पंजाल। तो पहले काराकोरम लद्दाख, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि लीखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए लीखा पानी हिमनद है ना, भारत के ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। अगला प्रश्न कह रहा है 12 जो मिलान करने वाला है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित की मतलब मिलान करें। एक तरफ सूची 1 दिया, दूसरे तरफ सूची 2। तो देखिए सरकारी आयोग, ये सरकारी जो आयोग था ना, ये केंद्र राज्य संबंधित से संबंधित था, अर्थात ए का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अब देखिए एक और जो देखिए इतना तो पता है, ए का थर्ड तो कंफर्म होगा, क्योंकि सरकारी आयोग कोई भी थोड़ा सा पॉलिटिक्स पढ़ा होगा तो उसको सबको पता होगा कि मतलब सरकारी आयोग किससे संबंधित था। अब ए का थर्ड होगा। अब ऑप्शन देखिए, ए का थर्ड ऑप्शन नंबर ए में है, बी में नहीं है, कैंसिल कर देंगे, सी में नहीं है, डी में कैंसिल कर देंगे, डी में भी नहीं है तो कैंसिल। अब कोई ऑप्शन हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, इसी एलिमिनेट प्रोसेस करते हैं। और इससे प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न काफी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, तो हमें और प्रश्न देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए मार के चले जाएंगे आगे। लेकिन खैर इसका हम लोग फिर भी देखते हैं कि इस यहाँ तो देखना ही पड़ेगा कि और भी क्या है। तो इसमें कह रहा है श्री रंगराजन समिति। तो देखिए श्री रंगराजन समिति जो 2012 में गठित की गई थी, कब? ये 2012 में गठित की गई थी, और ये गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए गठित की गई थी। तो इसका देखिए कहाँ है? बी का क्या हो जाएगा? 1, बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है? सी है ना, पारेख समिति। तो देखिए पारेख समिति जो था ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से संबंधित था, अर्थात सी का क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी का 2 या एक ही बचा। नरसिम्हा समिति ये बैंकिंग क्षेत्र से था, जो कि सामने ही सुमेलित, इसका डी का 4 है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। अगला है प्रश्न संख्या 13। ये कह रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य, स्थानीय निकायों के सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य या आम मतदाता। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा और निर्वाचित सदस्यों द्वारा क्या होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न संख्या 14 कि भारत में रहने वाले एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? भारत में रहने वाला एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? धर्म की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता, कानून के समझ समानता। तो देखिए भारत कुछ ऐसे आर्टिकल है ना जो केवल यहाँ पे यहाँ के भारत के नागरिकों के लिए मतलब केवल निर्धारित किए गए, जिसमें कि आता है 15, 16, 19 और 29 और 30। एक बार आप लोग ये देख लीजिएगा आर्टिकल किससे संबंधित है, क्योंकि मैं बताने लगूँ तो काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन इतने जो आर्टिकल नहीं, केवल यहाँ के नागरिकों के लिए ही विशेष प्रावधान है, हालांकि और बाकी अधिकार तो सबको मिलते ही हैं। तो देखिए धर्म की स्वतंत्रता ये विदेशियों को भी मिलेगा, तो ब्रिटिश वाला है तो उसको भी मिलेगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण ये आर्टिकल 21 में आता है। धर्म की स्वतंत्रता जो 25 में है ये सबको है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये भी 21 सब मतलब 21 के अंतर्गत आता है, तो ये सबके लिए है, जो विदेशी हो या भारत का नागरिक हो सबके लिए है। व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता, देखिए व्यापार और पेशे की जो स्वतंत्रता है ना, ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 19 लिखे देखें केवल भारतीयों के लिए, न कि मतलब हालांकि है तो सबके लिए, लेकिन कोई दावा नहीं कर सकता कि नहीं हमको कानूनी रूप से हमको चाहिए ही, ठीक है। तो व्यापार और पैसे की स्वतंत्रता जो है ये केवल भारतीयों के लिए है तो विदेशियों के लिए भी, लेकिन कानूनन रूप से भारतीयों के लिए। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा कि कोई भी ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, तो व्यापार और पैसे की स्वतंत्रता। कानून के समझ समानता, जो कि कानून के समझ समानता आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है, और ये सभी लोगों के लिए ये भी लागू होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या रहा है प्रश्न संख्या 15, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ अनुच्छेद दिया है, दूसरे तरफ उसके प्रावधान दिया है। तो अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 74 न ये राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रियों के मंत्रिपरिषद से संबंधित है, ठीक है। तो मंत्रियों के मंत्रिपरिषद अर्थात ये का क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। अनुच्छेद 356 ये तो सबको पता होगा कि अनुच्छेद 356 जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, यही कहा जाए कि आपातकाल से संबंधित है। तो ये क्या है?
बी का क्या हो जाएगा 4। अब देखिए ए का 1, बी का 4, अनुच्छेद 370 ये हालांकि अब खत्म हो गया है, पहले जम्मू कश्मीर पे लागू था लेकिन अब नहीं है। अर्थात सी का क्या है 1, सी का 1 है। उसके बाद अनुच्छेद 368 जो कि संशोधन से संबंधित है, इसी के माध्यम से संविधान में संशोधन किया जाता है। अर्थात डी का क्या है 2 है। अब देखिए क्या है ए का 1 किस ऑप्शन में है, देखिए ए का 1 केवल ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, बाकी किसी में नहीं है। तो लेकिन ये हमको जो पता होता है कोई ऑप्शन और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑप्शन नंबर बी सीधे करके हम लोग चले देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 11। इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं। ये कह रहा है कि वैश्वीकरण, प्रश्न है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। यह राष्ट्रों के बीच वस्तु और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देता है। ये कथन तो बिल्कुल सही है। वैश्वीकरण क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को क्या करता है, बढ़ावा देता है। उसके बाद कह रहा है यह प्रौद्योगिकी संचलन को बढ़ावा देता है, ये भी कथन सही है। इसका अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, अर्थात ये भी कथन क्या है, सही है। देखिए वैश्वीकरण एक क्या नहीं, एक बहुआयामी घटना है जिसमें एक तरफ देखा जाए तो माल, पूंजी, लोग, ज्ञान, विचार, संस्कृति सीमाओं के पार आसानी से प्रवाहित होते हैं और इसमें आर्थिक, भौतिक, राजनीतिक और सामाजिक जो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां शामिल हैं, मतलब ये तो सब शामिल है। वैश्वीकरण का अर्थ देखा जाना तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और बाजारों का क्या है, ये एकीकरण है। संक्षेप में देखा जाए तो राष्ट्रीय सीमाओं और सांस्कृतिक सीमाओं के पार वित्तीय उत्पादों जैसे कि वस्तुओं, प्रौद्योगिकी, सूचना, नौकरियों के प्रवाह के प्रसार को क्या वैश्वीकरण कहा जाता है। तो ये तीनों कथन क्या सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 17। कह रहा है निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी ग्रामीण विकास से संबंधित है, मनरेगा, मनरेगा तो बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है इंदिरा आवास। देखिए मनरेगा जो ना ये भारतीय संसद द्वारा 2 फरवरी 2026 को, कब ये कभी कभी इसका डेट भी पूछ लेता है कब आया था, तो 2 फरवरी 2006 को, ठीक है, 2 फरवरी 2006 को पारित हुआ। और ये एक वित्तीय वर्ष में कम से कम, मतलब एक वित्तीय वर्ष में इसमें कम से कम 100 दिन की गारंटी मजदूरी प्रदान, मतलब मजदूरी रोजगार प्रदान करने के ये ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ये क्या है, सही है। इंदिरा आवास योजना, तो ठीक है, तो देखिए इंदिरा आवास योजना है, ये भी क्या है, ग्रामीण विकास से संबंधित है। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी क्या है, ग्रामीण विकास से संबंधित है, अर्थात डी में दिया इनमें से सभी, इसलिए सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला कह रहा है राष्ट्रीय आय बराबर होती है किसके, तो देखिए राष्ट्रीय आय समांतर साधन लागत पर, किस पे, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, नेशनल प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कास्ट। देखिए ऑप्शन ए में दिया नेशनल प्रोडक्ट, सॉरी नेशनल नेट होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कास्ट, एफ जो नीचे दिया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और ये होता क्या है, तो देखिए यह एक वर्ष के दौरान किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित, मतलब अर्जित कारक है जिसमें कि जैसे लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ को कुल योग होता है और इसे बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात एनएनपी पे मतलब इस पे मापा जाता है। तो खैर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था कब, तो देखिए आनंद मठ जो पुस्तक है इसके लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं जो कि इसमें दिया ही है। और यह उपन्यास 1882 में, कब 1882 में कब इसके प्रकाशित किया गया था। और इसका स्टोरी देखा जाए तो एक प्रश्न पूछता है कि सन्यासी विद्रोह किस पे आधारित है, तो आनंद मठ पे आधारित है। और मतलब आनंद मठ के माध्यम से सन्यासी विद्रोह की कहानी को बताया जाता है। और इसी पुस्तक में भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ना, वंदे मातरम, क्या है, वंदे मातरम, वंदे मातरम को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। ये कह रहा है भारत में वह, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है भारत में वो महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। यह किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यह कथन जो है ना, ये महात्मा गांधी के बारे में है। और उन्होंने क्योंकि उन्होंने भारत को एकजुट करने और विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये महात्मा गांधी के बारे में कहा गया था और महात्मा गांधी जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो उपयुक्त में से उपयुक्त में से एक से अधिक तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए इस प्रश्न को आप लोग अपने स्तर पर देख लीजिएगा, क्योंकि कहा तो गया था ये महात्मा गांधी के बारे में ही, लेकिन किसने कहा था ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। और यहीं पर आता है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये शायद हो सकता था, लेकिन ये इन लोगों ने भी नहीं कहा था। इसको आप लोग अपने स्तर पर चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 21।
कह रहा है दीनबंधु मित्र द्वारा रचित एक नाटक नील दर्पण किस विषय पे था? तो था किस पे भाई? तो मोतिहारी जेल में गांधी जी द्वारा बिताए गए दिन थी, इस पे नहीं था। बंगाल के नोआखली दंगे की कहानी, ये भी नहीं है। बिहार उड़ीसा के विभाजन की कहानी, ये भी नहीं है। नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा पर नील विद्रोह, तो ये क्या है? सही। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए दीनबंधु मित्र द्वारा रचित मतलब नाटक नील दर्पण बंगाल में नील की खेती करने वाले अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों के शोषण और अत्याचारों का उजागर करता था। और ये नाटक लिखा कब गया था? तो ये 1860 में प्रकाशित हुई थी। कब? ये 1860 में प्रकाशित हुई था और बंगाली समाज में इसका क्या था? गहरा प्रभाव भी था। अगला प्रश्न क्या है? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन, तो सभी लोग पता होगा कि होम रूल आंदोलन जो था, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें का सूरत विभाजन, जो कि सबसे जो पहले घटित हुई थी, ये 1907 में घटित हुई थी। और इसमें इसी में गरम दल एवं नरम दल क्या हो गए थे? अलग होते हैं। उसके बाद आता है मार्ले मिंटो सुधार, जो कि 1909 में आया था। कब? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। और इसमें मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। होम रूल आंदोलन, तो होम रूल आंदोलन जो था ये 1916 में आया था और इस आंदोलन का उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति था। उसका नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में आया। ठीक है, 1918 में। और इसका मुख्य उद्देश्य किसानों का समर्थन करना था। देखिए पहले सूरत विभाजन, जो कि 2 सबसे पहले है, उसके बाद से 4। अब देखिए 2 4 कहाँ पे है? तो 2 4 केवल ऑप्शन नंबर बी में 2 4 1 3 एक 1916 1918 था। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? आचार्य नारायण देव, जेबी कृपलानी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या जवाहरलाल नेहरू? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और यह प्रस्ताव तो जो था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में पारित कब किया गया था? तो 8 अगस्त। एक प्रश्न ये भी पूछा कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को पेश किया गया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। और एक प्रश्न यहाँ से पूछता है कि करो या मरो, क्या है? करो या मरो के नारा जो है ना, ये किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर कथन पहला कह रहा है कि आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया, तो बिल्कुल कथन ये सही है। देखिए ब्रिटिश शासन की दोषपूर्ण नीतियों के विरुद्ध में 1919 से लेकर 1920 में भारतीयों ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन किया था। ठीक है, खैर अगला प्रश्न भी हम लोग अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिलिंग के चुनाव का बहिष्कार किया गया था। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो कह रहा है पहला थोड़ा हम लोग गलत बोल दिए थे। ये कह रहा है कि आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया था, तो ये बिल्कुल कथन गलत है। क्योंकि इस आंदोलन में इस आंदोलन में उच्च जाति और अमीरों लोगों के अलावा बहुत से लोगों ने, अन्य लोगों ने भी भाग लिया था। हर वर्ग के लोगों ने इसमें भाग लिया था। ये कथन बिल्कुल गलत है। उस प्रकार मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया है, ये भी क्या है? गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा करे हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस शुरू छोड़ दी। तो तीसरा कथन क्या है? सही है। अर्थात 2 और 3 गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सॉरी 1 और 2 गलत है ना। ठीक है, हाँ 1 और 2 गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। यह कह रहा है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जगजीवन राम, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की गई थी। एक डेट भी पूछता है, और किसके द्वारा? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और यह संगठन जो था ये अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष और दलित समुदाय के सामाजिक और शैक्षणिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए बनाया गया था। तो अगला प्रश्न कथन ये तो बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तब यह पद किसको प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि जब इन्होंने इस्तीफा दिया सुभाष चंद्र बोस, तो उसके बाद से कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो देखिए 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी द्वारा पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष को चुनाव जीता था। और हालांकि पार्टी में असहमति और असहयोग के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के पद से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। और इसके इस्तीफे के बाद से राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला है प्रश्न संख्या 27। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937, कार्यकारिणी कमेटी 1942 या 1945 या 1946? तो देखिए 1937 में कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी में फैजपुर अधिवेशन में के दौरान भू स्वामित्व को समाप्त करने और भूमि सुधारों की नीति अपनाई थी।
तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ से पूछता है कि ग्रामीण मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजन होने वाला सबसे पहला कांग्रेस का कौन अधिवेशन था? यही जो था 1937 का फैजपुर अधिवेशन। 1937 का जो फैजपुर अधिवेशन था ये पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में इसको मतलब आयोजित किया गया था। खैर अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 विद्रोह के एक षड्यंत्र की संख्या दी? सर जेम्स आउट्रम या डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस और टी.आर. होल्स। तो देखिए सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर मतलब इन्होंने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। और 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण आप सभी लोग को पता होगा कि सैनिक विद्रोह था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मतलब किसके द्वारा की गई थी? 1899 में विद्यासागर, 1899 में स्वामी विवेकानंद, 1857 में स्वामी विवेकानंद, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो हुई थी ये हुआ था 1 मई 1857, 1 मई और 1857 दिया है। किसके द्वारा किया गया था? ये राम स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और इस मिशन का मुख्यालय देखा जाए ना, ये कलकत्ता में। कहाँ पे? इसका जो मुख्यालय है कलकत्ता में है। और खैर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है? सच्चिदानंद सिन्हा, मोतीलाल नेहरू, के.एम. पार्टिकर या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा पटना में, किसके द्वारा? सच्चिदानंद जो सिन्हा ना इनके द्वारा पटना में सर्च लाइट और दिल्ली से द हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया था। यही पटना में सर्च लाइट प्रकाशित किए थे, ठीक है। और दिल्ली से हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 की पटना में स्थित राजभवन की आधारशिला 1913 में किस वायसराय ने रखी थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, वायसराय मिंटो द्वितीय, वायसराय लेस्डाउन और वायसराय चेम्सफोर्ड। अब पता नहीं क्यों इस सभी प्रश्नों में लॉर्ड लगाते हैं, लॉर्ड तो हटा ही देना चाहिए, ठीक है। तो खैर इसका हम लोग देखते हैं आंसर क्या होगा। तो देखिए सन 1931 में पटना के राजभवन की आधारशिला जो ना तत्कालीन जो वायसराय थे बैरन हार्डिंग, कौन थे? बैरन हार्डिंग। ये इनको हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग भी कहा जाता है। ये बैरन हार्डिंग जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। और इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 32। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी? लॉर्ड मैकाले, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स या कॉर्नवालिस। तो देखिए लॉर्ड मैकाले ने 10 जून 1843 को गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। और इसकी भारतीय शिक्षा का मतलब इसको ही भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है, हालांकि ऐसा है नहीं, ठीक है। और इसकी शुरुआत 1935 में लॉर्ड विलियम बेटी के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ये क्या है, सही है। अगला है बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? एलिस, हालवेल, बेल्टन। तो देखिए बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? एलिस था। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो 1764 ईस्वी में। और अगला 34 इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 से 500 की इकाइयों में विभाजित किया? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, शेर शाह या इस्लाम शाह। तो देखिए शेर शाह सूरी के जो पुत्र था ना इस्लाम शाह इसने मतलब इसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 35। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था? मान सिंह, टोडरमल, बीरबल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दीन इलाही धर्म जो था ये 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो बीरबल था। अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 36 कह रहा औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में किस स्थान पर रखा था? लाल किला में, आगरा किला में, फतेहपुर किला या ग्वालियर किला। तो देखिए औरंगजेब ने शाहजहां को 1658 में आगरा किले में कैद रखा था। कहाँ पे? आगरा किले में कैद रखा था। और यहाँ औरंगजेब ने शाहजहां को 8 साल तक कैद रखा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 37 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का उपयोग किसके लिए किया जाता था? ग्राम प्रधान, ग्राम लेखाकार, राजस्व अधिकारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी को जो गांव के मुखिया के नाम से जाना जाता था। तो असली ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए मुकद्दम या चौधरी जो थे गांव के सरपंच के रूप में कार्य करते थे। और दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद था मतलब इस पद का इस्तेमाल ग्राम प्रधान और गांव के मुखिया के लिए किया जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ममलूक दास वंश का अंतिम शासक कौन था? ममलूक जो कि दास वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमुअर्स, बुगरा खां, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमुअर्स था। कैमुअर्स जो कि 1290 ईस्वी में था, ठीक है। और इसी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
और देखिए इसी के बाद से आता है खिलजी वंश, जो कैमूर्स को मतलब कैमूर्स के जो अंगरक्षक थे जलालुद्दीन, अलाउद्दीन कौन था, जलालुद्दीन खिलजी, कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। ये था आपका कैमूर्स का अंगरक्षक था, लेकिन इसने ही कैमूर्स को मरवा के दिल्ली सल्तनत पे अपने नए वंश की स्थापना की, जो आगे चल के खिलजी वंश के नाम से जाना गया। खैर अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। कह रहा है ये भी मिलान करने वाला है। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक तरफ श्रेणी दिया है, करसापड़ दिया है, पैठन दिया है, कल्याण दिया है। तो देखिए श्रेणी जो था ना व्यापारिक संघ होता था, अर्थात ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ए का क्या है 4 है। उसके बाद क्या है करसापड़। तो देखिए करसापड़ प्राचीन भारत में प्रचलित एक प्रकार का सिक्का था, ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा 1, सी का 1 हो गया। उसके बाद कल्याण, सॉरी एक बचा है बस, एक मिनट थोड़ा हम लोग गलत मिस्टेक कर मिला दिए। करसापड़ है ना ये सिक्का होगा, ठीक है। पैठन क्या है भाई, तो देखिए पैठन मंडी, मंडी पैठन प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, तो पैठन था ये मंडी से संबंधित होगा। और एक बचा क्या कल्याण, तो देखिए कल्याण प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह था, अर्थात डी का क्या हो जाएगा 3। अब देखिए ए का 4, बी का क्या है 1, ए का 4 बी का 1 है। अब देखिए 4 1, उसके बाद पैठन का 2 अर्थात 2 आ जाएगा, और कल्याण का 3 अर्थात समुद्री बंदरगाह, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसका होगा 4 1 2 3। अगला प्रश्न भी मिलान करने वाला ही है। ये कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ चरक क्या है, ब्रह्मगुप्त, वाराहमिहिर, विशाखादत्त। तो आप सभी लोग पता होगा कि चरक एक प्राचीन भारतीय चिकित्सक थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चरक का ए का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए का 2। उसके बाद चरक संहिता लिखी, और इसके बाद क्या है ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मगुप्त है, तो ब्रह्मगुप्त एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। तो सी का क्या हो जाएगा 1, ए का 2 सी का 1। अब देखिए ए का 2 और सी का क्या है किस, सॉरी इसमें थोड़ा गलत मिला दिए। चरक तो चिकित्सा से संबंधित थे, ब्रह्मगुप्त नाटककार हो गए, अर्थात बी का क्या हो जाएगा 1। अब देखिए ए का 2 बी का 1, ए का 2 केवल ऑप्शन नंबर ए में ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। वराहमिहिर हम लोग देखे नहीं थे, नहीं ब्रह्मपुत्र तो गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, और वराहमिहिर क्या थे, सॉरी वराहमिहिर, तो वराहमिहिर जो थे ये ज्योतिष थे, सॉरी ज्योतिष नहीं थे भाई, बचा क्या है नाटककार और देखिए यहाँ पे दिया है ज्योतिष, ठीक है। तो जो 12 अमीर थे ज्योतिष नहीं, यहाँ पे खगोल शास्त्री भी होना चाहिए। खैर तो अब विशाखा दत्त क्या थे, तो विशाखा दत्त जो थे ये एक नाटककार थे, और इन्होंने मुद्रा राक्षस और क्या था देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक को लिखा था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। कह रहा है पूर्व गुप्त काल में सिक्के के मतलब शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, सातवाहनों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा, मौर्यों द्वारा। तो देखिए प्रश्न संख्या है 41। देखिए सातवाहन वंश के सिक्के मुख्य रूप से सीसा, तांबा, चांदी और मिश्र धातु जिसमें पोटीन, तांबा, जिंक, टिन, सीसा का मिश्रण से बने होते थे। और सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने मुख्य रूप से शीशे व तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सातवाहन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। नेक्स्ट है जैन साहित्य। भारतेश्वर बाहुबली राज की रचना किसने की थी, असुंग, जयंत सेन, शालिभद्र या विजय सेन। तो देखिए शालिभद्र जो थे ना, शालिभद्र का जो सूरी ग्रंथ, शालिभद्र सूरी, इसका शालिभद्र सूरी का ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास, भारतेश्वर बाहुबली रास यहाँ रास होगा। और ये 12वीं सदी की इस रचना में जैन तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्रों भारतेश्वर और बाहुबली के बीच राजगद्दी के लिए हुए संघर्ष का वर्णन किया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 43 का कि मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था, व्यापार, वाणिज्य, पशुपालन और कृषि, दास प्रथा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मौर्य काल में रूपा जीवा का अर्थ होता था वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति। और वेश्यावृत्ति होता था मतलब इसका जो वेश्यावृत्ति से जीवन यापन करने वाली स्त्रियां थी ना, उन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता था। और सामान्यतः इन्हें गणिका भी कहा जाता था, क्या पे गणिका भी कहा जाता था, ठीक है, गणिका या वेश्या दोनों कहा जाता था। तो खैर इसका जो इसमें दिया नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है मगध, प्रश्न संख्या 44। कह रहा है मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था, राजगिरी, ग्रहराज, पाटलिपुत्र या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या क्या है 44। देखिए राजगीर जिसे जिसे प्राचीन काल में राजगिरी कहा जाता था, राजगीर को जिसे मतलब राजगिरी इसी को कहते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका तो सही तो है ही। और ये मगध की पहली राजधानी थी। यह स्थल महात्मा बुद्ध और महावीर के समय भी महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था।
तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। 45 का है सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु है श्री हरिगोविंद, गुरु श्री हरा राय और श्री हर राय या गुरु श्री हरि किशन। तो देखिए सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु थे इनका जन्म 1666 में हुआ था। कब? तो 1666 में हुआ था और ये पटना साहिब में हुआ था, पटना साहिब में। और इन्होंने 1669 इसमें खालसा पंथ की स्थापना की और इनकी मृत्यु जो थी ना 1708 ईस्वी में। इनकी 1708 ईस्वी में किनका हुआ था भाई? तो ये गुरु गोविंद सिंह का, ठीक है, क्योंकि ये सिखों के 10वें गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कार्य 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? महायान, दिगंबर, हीनयान या थेरवाद। तो देखिए जो दिगंबर है ना ये जैन धर्मों का क्या है, एक तरह से संप्रदाय है। प्रश्न क्या 46 है ना। दिगंबर बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है, ये जैन धर्म का एक संप्रदाय है। और बौद्ध धर्म के मुख्यतः जो संप्रदाय जो है महायान, हीनयान, जो कि इसमें दिया ये महायान, हीनयान और थेरवाद। भारत में बौद्ध धर्म का नवयान जो कि देखा जाए तो मतलब नवयान संप्रदाय जो है उसके मतलब भीमराव अम्बेडकर ने उसको स्थापित किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न से ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां या 10वां। तो देखिए ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये सोम को पूरी तरह से समर्पित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 26 कह रहा है कि 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? चार्ल्स मेसन, अलेक्जेंडर कनिंघम, चार्ल्स मार्शल या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए 1826 में हड़प्पा के बारे में सबसे पहले जो जानकारी देने वाला व्यक्ति एक अंग्रेज था और ये चार्ल्स मैसन थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के निवासी किस देश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? जावा, मेसोपोटामिया, वियतनाम या जापान। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मतलब देखा जाए तो अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया और अन्य एशियाई देशों के मतलब अन्य एशियाई देशों से जुड़ा हुआ था। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है पवित्र ग्रंथों पर की गई टिप्पणियों का संकलन महाविभाषा किसने दिया था? विशाखादास, शूद्रक, वसुमित्र या भारवी। तो देखिए महाविभाषा इसको बोलते हैं, क्या है? महाविभाषा। मतलब महाविभाषा बौद्ध पवित्र ग्रंथ है और जो इस ऊपर दिया है और इससे महान टिप्पणीकार जो है ना वसुमित्र ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही हो जाएगा। इसे वसुमित्र ने लिखा नहीं था, संकलित किया था, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। 51 कार्य निम्नलिखित भारत में वैज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए लिमिटेड कहाँ है? मधेपुरा, जमालपुर, हरनौत, मोकामा। तो इसका जो सही आंसर होगा सभी लोग पता ही होगा, मोकामा में। क्या हो जाएगा, मोकामा। मधेपुरम क्या भाई? तो रेलवे विद्युत इंजन कारखाना है, न कि यहाँ पर वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। मधेपुरम क्या है? उसके बाद मधेपुरम लोग देखिए जमालपुर, तो जमालपुर में क्या है? रेलवे वर्कशॉप है यहाँ पे। और उसके बाद हरनौत में क्या होता है? कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप है। खैर अगला प्रश्न देखते हैं 52। बिहार में कृषि पर आधारित लोगों की संख्या प्रतिशत कितनी है? तो देखिए इसे जब भी प्रश्न आते हैं या तो लेटेस्ट बजट के अनुसार होते हैं और मतलब पिछले सत्र में जो बजट चला है उसके अनुसार, नहीं तो कुछ लेटेस्ट डाटा गया तो उस पर प्रश्न पूछ देता है। 71.1%, 72.5%, 73% या 78.6%। देखिए बिहार में करीब ना 75% से लेकर 80% लोग क्या है कृषि पर निर्भर हैं और बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर है। बिहार में कृषि से जुड़े क्षेत्रों में काम करने वाले देखा जाए तो कुछ लोगों को प्रतिशत मतलब देखा जाए तो प्रतिशत मतलब राष्ट्रीय औसत से क्या है, ज्यादा है। लेकिन बिहार में धान, गेहूं, दाल प्रमुख फसलें हैं। बिहार में लीची का मतलब उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 78.6%। कितना? 78.6%। ओ सॉरी, प्रश्न संख्या 52 है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, देखते हैं क्या। नेक्स्ट प्रश्न है 53, कह रहा है निम्नांकित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? गंडक नदी, सोन नदी, घाघरा नदी या पुनपुन नदी। तो देखिए घाघरा, कोसी, कौन कौन नदियां हैं? घाघरा आ जाएगा, कोसी, गंडक, पुनपुन, किउल, सोन, बदुआ, चंदन एवं कर्मनासा नदी, ये सभी नदियां क्या है ना बिहार में गंगा से मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अगला प्रश्न पूछा है कौन सा सही सुमेलित है, प्रश्न संख्या कौन सा 24। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? महादेव पहाड़ी। तो देखिए महादेव पहाड़ी जो है ना ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अच्छा इसको
ठीक ठीक, मिलान करने वाला है इसका, ठीक है। तो वन का क्या है, देखिए जो महादेव पहाड़ियाँ ये मध्य भारत में स्थित सतपुड़ा श्रेणी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये मुख्यतः मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो मिलान होगा महादेव पहाड़िया का ए का, वन का बी हो जाएगा, वन का बी हो जाएगा। उसके बाद इलायची पहाड़ियाँ, तो ये दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट का भाग है और जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है और ये विशेषकर उत्तरी और मध्य भागों में है और ये केरल और तमिलनाडु का क्या है, विस्तृत क्षेत्र है। इलायची पहाड़ियाँ क्या हो जाएगा, सह्याद्री, अर्थात 2 का क्या हो जाएगा, ए, 2 का ए हो जाएगा, 1 का बी, 2 का ए हो जाएगा। एक ही बचा कैमूर के पहाड़ियाँ, तो ये होगा बिंधन की पहाड़ियाँ, अर्थात 3 का ए हो जाएगा, सॉरी 3 का सी, 3 का सी, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी दिया है, और सॉरी बी में दिया है ना, 1 का बी, 2 का ए और 3 का सी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है भारत में के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त में से एक सदी। तो इसमें मैप देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि झारखंड राज्य जो है बिहार के 8 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है 56, प्रश्न संख्या 56, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। तो भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5 है। प्रश्न संख्या क्या है, 56। तो देखिए बिहार की जो अर्थव्यवस्था है ना, कई पहलुओं में देखा जाए तो एक, तो पहला कथन क्या है, बिल्कुल, अब इसको देख लीजिएगा, जब प्रश्न पूछेगा तो उसके समय में विकास दर कितना है, तो उस हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये नहीं होगा। कारण बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो ये भी कथन सही है। बिहार में जो भी उत्पादन होता है ना, प्राथमिक वस्तुएं होती हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था देखा जाए तो महत्वपूर्ण से कृषि का जो मतलब संबंधित ज़्यादा है, तो प्राथमिक गतिविधियों पर ही लोग ज़्यादा निर्भर हैं। उसके बाद अगर अर्थव्यवस्था का व्यापारिक ढांचा ऊपर से स्थित है, अर्थव्यवस्था का व्यापारिक ढांचा, तो देखिए ये भी कथन क्या है, सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट करें, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या थी, 61.8, 71.25, 75.5 या 51.550। तो देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए तो बिहार में जो महिला साक्षरता थी 51.5% थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में क्या है, दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, पोटेंशियोमीटर। तो देखिए सापेक्ष आर्द्रता जो है ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। अगला प्रश्न है, सॉरी इसी में है अभी बहुत है, ये कह रहा है प्रश्न संख्या 59, कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ दूरी, वेग, त्वरण, विस्थापन। दूरी क्या होता है भाई, तो आप सभी लोग पता होगा दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है, दूरी। तो इसका जो सही सम्मिलित हो जाएगा, वास्तविक पथ की तय की गई कुल दूरी, अर्थात ए का क्या हो जाएगा, 4। देखिए ए का क्या है, 4 है। अब देखिए ए का 4 केवल ऑप्शन नंबर बी में ये है, ठीक है। तो ये ए और सी और बिना देखे हम लोग ACD, सॉरी हाँ ACD बिना देखे काट देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं। वेग क्या होता है, तो देखिए वेग होता है कि निश्चित दिशा में वस्तु चाल के, मतलब वस्तु की चाल को, वस्तु की जो चाल होती है वही वेग कहलाता है, अर्थात वेग क्या है, दूसरे का क्या हो जाएगा, तीसरा, मतलब दिशा सही चाल, वेग का दिशा सही चाल। त्वरण क्या है, तो त्वरण का हो जाएगा समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, और विस्थापन जो दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या 60, किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था, किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, आर्किमिडीज या पास्कल ने। तो देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया गया था, तो गति के जो नियमों का जो प्रतिपादन था, ऑप्शन नंबर ए जो मैं न्यूटन ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अगला प्रश्न है 61, ये कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा निम्न में से किस प्रकार की छवि बनती है, आभासी छवि, सीधी छवि, छवि कम हो, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अवतल लेंस के द्वारा ना, अवतल लेंस, प्रश्न संख्या 61 है कि अवतल लेंस द्वारा बनने वाली छवि मुख्य देखा है मुख्य विशेषताएं होती हैं, आभासी छवि, ठीक है, ये है बिल्कुल कथन। और उसके बाद क्या कह रहा है कि आभासी छवि के बाद से सीधी छवि, तो अवतल लेंस द्वारा बनने वाली छवि जो होती है सीधी होती है, ये भी क्या है, सही है। छवि कम हो, तो अवतल लेंस से बनने वाली छवि वस्तु से छोटी होती है, ये भी क्या है, सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। 62 का हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता, इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि कारण क्या है इसका,
कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शी होती हैं, या अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, या प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से वे प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, देखिए दृश्यमान प्रकाश में जल पारदर्शी है, लेकिन गहरे कोहरे में जल की मतलब एक तरह से महीन बूंदें प्रकाश को बिखरने देती हैं। मतलब इस बिखराव के कारण प्रकाश की दिशा बदल जाती है और वस्तुएं धुंधला दिखती हैं, और इसे आभासी स्पष्टता कहते हैं। इसलिए ऑप्शन बी क्या है, सही है। अगला है 63। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए बिजली का संचालन करने के लिए आयनों का उपलब्ध होना जरूरी होता है, और अतः देखा जाए तो नमकीन पानी, संतरे का रस और नींबू रस सभी में मुक्त आयन होते हैं। अतः इनमें से मुक्त आयन होते हैं जो धारा को मतलब एक तरह से चालन करते हैं। तो खैर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये नींबू का रस, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। उसके बाद किसी ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलने के दौरान ठोस का आयतन क्या होता है? किसी ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलने के स्थान घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जब एक ठोस की आकृति से दूसरी आकृति में बदला जाता है, कह रहा है एक ठोस की आकृति से दूसरी आकृति में बदलने पर, तो देखिए एक ठोस की आकृति मतलब जब एक ठोस की आकृति से दूसरी आकृति में बदला जाता है ना, तो ठोस का आयतन अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है? अपरिवर्तित। इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 65। कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान का। तो देखिए लिथियम परमाणु की त्रिज्या इन तीनों में से क्या है, सबसे बड़ा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है सिरका निम्नलिखित अम्लों का उनके प्राकृतिक स्रोत से मिलान करें। सिरका किससे मिलता है भाई? तो देखिए सिरका मुख्य रूप से एसिटिक एसिड होता है। क्या है? एसिटिक एसिड, अर्थात ये क्या हो जाएगा, थर्ड। उसके बाद है संतरा। तो देखिए संतरा में जो है संतरा में संतरे और अन्य खट्टे फलों में पाया जाता है, और ये साइट्रिक एसिड की प्रचुर मात्रा का मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड, अर्थात सी का क्या हो जाएगा, 1। सॉरी बी का क्या हो जाएगा, 1। ए का 1, सॉरी ए का थर्ड था ना, हाँ ए का थर्ड ही था। अब देखिए ए का थर्ड केवल ऑप्शन बी ए में है, बी में है, लेकिन ये यहाँ पे बी में जो देखिए 2 दे दिया, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये भी ऑप्शन बचा केवल ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है 67। कह रहा है कि सबसे प्रतिक्रियाशील धातु कौन है भाई? देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे प्रतिक्रियाशील धातु कौन है? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या कैल्शियम। तो सबसे प्रतिक्रियाशील जो धातु है ना, ये है आपका पोटेशियम, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम लोग के से निरूपित करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है मेथेन बायोगैस कैसे उत्पन्न की जाती है? मेथेन बायोगैस जो है कैसे उत्पन्न की जाती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में पादप कूड़े को जलाने से, या पादप कूड़े के कार्बोहाइड्रेट व जीवाणु द्वारा किण्वन की क्रिया द्वारा, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में गोबर जलाने से, या तालाब के जल में वाष्पन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बायोगैस जो कि गोबर गैस भी कहा जाता है, ऊर्जा का क्या है, एक अच्छा स्रोत माना जाता है, और इसके पीछे मुख्य कार्य देखा जाना चाहिए, इसे मेथेन का उत्पादन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया, इसके माध्यम से मेथेन गैस का उत्पादन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है नेफ्थलीन अधिक घुलनशील है किसमें? जल में, लवण युक्त जल में, या H2SO4 में, या बेंजीन में। तो देखिए नेफ्थलीन है, ये अध्रुवीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, और ये सबसे ज्यादा घुलनशील देखा जाए तो बेंजीन में होता है। किसमें? बेंजीन में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है 70। प्रश्न संख्या 70 कह रहा है कि तारक रश्मियां निकलती हैं किसमें? तारक रश्मियां। तो देखिए तारक का एक कोशिका अंग है, ऑप्शन में जो दिया है तारक का है अर्धगुणसूत्र, कोशिका द्रव, या कोशिका झिल्ली से। तो देखिए तारक का एक कोशिका अंग है जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और यह कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और तारक से निकलने वाली, इसी की जो ऑप्शन ए में है तारक काय से निकलने वाली तारक रश्मियां सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 71 का जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलकन होता है, उनकी दिशा होती है क्या? एक दिशीय 5 से 3, एक दिशीय 3 से 5, या द्विदिशीय 5 से 3, या 3 से 5, या द्विदिशीय 3 से 5, या 5 से 3। तो देखिए जब डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा में होता है, ठीक है, एक दिशीय 5 से 3, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला मनुष्य किस संघ का प्राणी है? मोलस्का, कोर्डेटा, पोरीफेरा, या एम्फीबियन। तो देखिए मनुष्य जो है ना, ये संघ कोर्डेटा के अंतर्गत आता है। कोर्डेटा था, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 73 का इसकी मुख्य गुहा में रेडुला पाया जाता है। किसके मुख्य गुहा में? स्नेल, मधुमक्खी, मक्खी, या तिलचट्टा में। तो देखिए रेडुला मोलस्का जो है,
ये इसमें घोघे, मतलब इसके अंतर रेडुला मोलस्का संघ के अंतर्गत ना घोघे आते हैं। क्या आते हैं? घोघे। आप लोग सभी देखे भी होंगे। और ये प्राणियों का एक विशिष्ट भोजन ग्रहण करने वाला अंग है और इसकी मुख गुहा में पाई जाने वाली एक काइटिन युक्त जीव जैसी संरचना होती है और ये पाया किस में जाता है? स्नेल में पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 74। ये कह रहा है कि असमतापित तंतु जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है कौन है? शार्क, सैलामेंडर, टर्टल या टोड। तो देखिए ऐसे जीव जो अपने आसपास का तापमान के अनुसार अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? असमतापी कहलाते हैं। और असमतापी जंतु कौन कौन है? तो इसमें शार्क आता है, ठीक है, शार्क आता है और सरीसृप भी आते हैं, उभयचर आते हैं, मछलियाँ आती हैं, ठीक। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 75 कह रहा है कि हल्दी हल्दी पौधे की किस दिशा में भाग से प्राप्त किया जाता है? हल्दी पौधे किस भाग से प्राप्त किया जाता है? जड़, तना, फल या बीज। तो देखिए हल्दी जो है ना ये पौधे के भूमिगत तने या प्रकंद से प्राप्त किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 76 कह रहा है कि लड़का किस उम्र में तरुणावस्था अर्थात प्यूबर्टी में आता है? 13 से 14 वर्ष, 10 से 15, 9 से 10 या 11 से 15। तो देखिए तरुणावस्था होता है ना, ये बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की एक अवस्था होती है, मतलब जवान होने की एक अवस्था होती है। लड़कों में औसतन ये तरुणावस्था 11 से 12 वर्ष, कब से? 11 से 12वें वर्ष। और लड़कियों में देखा जाए तो ये 10 से 11 वर्ष होता है। लड़कियों में होता है 10 से 11 वर्ष और लड़कों में 11 से 12 वर्ष होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है कि वाह रोशनी के आधार पर नेत्र का कौन सा भाग फैलता व सिकुड़ता है? कार्निया, लेंस, स्क्लेरा या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए बाहरी रोशनी के आधार पर नेत्र का जो आइरिस है ना, आइरिस पता फैलता है और सिकुड़ता है, ठीक है। तो आप आइरिस जो ऑप्शन में दिया नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये सिकुड़ता और फैलता क्यों है? तो रोशनी के आधार पर। तो अगला है 78 प्रश्न, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है? विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी या विटामिन बी 12। तो देखिए साइनोकोबाल्मिन नाम है ना, ये विटामिन बी 12 का नाम है। आप लोग विटामिन ए का नाम जानते होंगे, क्या होता है रासायनिक नाम? रेटिनाल होता है। क्या होता है इसका? रेटिनाल होता है। और विटामिन बी का कि सभी लोग पता होगा, तो फिर विटामिन बी दिया है ना, B1 या 2, लेकिन बी जो दिया है तो थायमिन ही मान कर चला जाएगा यहाँ पे। विटामिन B1 ही माना जाएगा तो थायमिन हो जाएगा। और विटामिन डी का सभी लोग पता होगा कैल्सिफेरॉल होता है। यह क्या होता है? ये होता है कैल्सिफेरॉल होता है। फिर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं 79। ये कह रहा है इनमें से कौन सा तथ्य असत्य है? पूछा कौन सा तथ्य असत्य है? एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, ये तो सत्य है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, ये कथन क्या है? गलत है। देखिए किण्वन जो है एक अवायवीय प्रक्रिया जिसका अर्थ होता है यह मुख्यतः ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है, इसलिए सही हो जाएगा। सी का है कार्बनिक यौगिक के विघटन में किण्वन की प्रक्रिया, ये सही है। और किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है, ये भी क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 80 का है मस्तिष्क में स्मरण शक्ति वाला भाग क्या कहलाता है? मेरुरज्जु, सेरिब्रल, सेरिब्रम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मस्तिष्क में स्मरण शक्ति रखने वाला जो भाग होता है ना, ये सेरिब्रल कहलाता है, सेरिब्रल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहीं पे जो यहाँ पे दिया है मेरुरज्जु, तो देखिए मेरुरज्जु जो है ना, खैर इसका जो मुझे पता नहीं है इसका, खैर अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 81। ये 81 मिलान करने वाला कार्य सूची 1 को सूची 2 से मिलान, मतलब मिलान कर सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ सेरिबेलम दिया है, एक मिनट, हम लोग पिछला प्रश्न जो देखे थे थोड़ा उसमें हम लोग लग रहा है गलत हम बोल दिए हैं। प्रश्न संख्या कौन था? हाँ, क्या है कि मस्तिष्क में स्मरण शक्ति वाला भाग क्या कहलाता है? तो देखिए इसको देखिए सेरिब्रम है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सेरिब्रम को मानव मस्तिष्क के बुद्धि केंद्र स्मरण शक्ति के नाम से जानते हैं। और ये सेरिब्रम जो है ना मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा या सबसे प्रमुख हिस्सा होता है, जो कि लगभग कितना होता है? 85% होता है। इसका जो ऑप्शन होगा सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है सेरिबेलम, तो सेरिबेलम क्या होता है? तो देखिए ये सेरिबेलम जो है ना चलने खड़े होने के लिए संतुलन और अन्य कार्य को नियंत्रित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए का क्या हो जाएगा? 4 से सम्मिलित होगा, ठीक है। ए का 4 से सम्मिलित होगा, यहाँ हम लोग लिख दे भी देते हैं ए का 4 से सम्मिलित है। उसके बाद कह रहा है हाइपोथैलेमस, तो देखिए ये शरीर का तापमान भूख नियंत्रण को नियंत्रित करता है। ये है किसमें? तो ये है आपका 2 में। हाइपोथैलेमस किसमें है भाई? तो ये देखिए शरीर का ताप, अर्थात बी का क्या हो जाएगा? बी का 3rd हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सेरिब्रम, तो देखिए सेरिब्रम क्या है ना बुद्धि, चेतना,
ये सेरिब्रम है जो बुद्धि, चेतना, स्पर्श, दृष्टि, स्मृति का नियंत्रण करता है, अर्थात 1 हो जाएगा इसका। अर्थात सी का क्या है 1 है। अब एक ही बचा है मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो ये एक ही होगा, उल्टी का नियमन करना। तो इसका देखिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ट्रिक तो सही लगाए हैं लेकिन बोल गलत दिए हैं, क्योंकि ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2 होगा। 82 प्रश्न संख्या 82 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है, आरबीसी, डब्ल्यूपीसी, रक्त प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन। तो देखिए श्वेत रक्त जो कणिका है ना, डब्ल्यूसी, प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और ये शरीर पर आक्रमण करने वाले बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणुओं पर हमला करके इनको क्या करता है, संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 83 प्रश्न का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है, इंफ्रारेड विकिरण, यूवी विकिरण, दृश्य विकिरण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग ना शरीर के शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। और इंफ्रारेड जो है गर्म किरण, जो गर्मी पैदा करने की क्षमता होती है। और ये क्या होता है, जब किसी शरीर पर शरीर के किसी हिस्से पर डाला जाता है तो वहाँ की मांसपेशियों में रक्त का ये प्रवाह बढ़ा देता है और जिससे दर्द में आराम मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और ये कथन दिया है। पहला कथन कह रहा है कि टेनियासिस, पहला कथन क्या है कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सेलियम, टेनिया सोगिनाटा और टेनिया एशियाटी के कारण होता है। तो पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं, इन स्थिति को न्यूरोसिस्टिकोसिस एनसीसी कहा जाता है। तो ये भी कथन क्या है, सही है। अर्थात दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 85 कह कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है, आर्किड, हाइड्रिला, साइकस या केसुरिना। तो देखिए आर्किड क्या ना एक अधिपादप होता है जो दूसरे पेड़ों की शाखाओं पर केवल सहारे के लिए उगता है और यह परजीवी नहीं होता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है। और ये क्या ना कि अपनी जल और पोषक तत्वों की जरूरत जो है हवा में मौजूद नमी, बारिश, पेड़ की छाल पर जमा जैविक पदार्थों से क्या करता है, पूरा करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 86 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है, CO2 की कमी, पानी के अणु को तोड़ना, कोई कार्य नहीं है, प्रकाश को अवशोषित करना। तो देखिए क्लोरोफिल एक हरा वर्णक होता है और जिसका प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को सोखना और एक तरह से अवशोषित करना। और यह अवशोषित जो प्रकाश ऊर्जा है क्या कहलाती है, रासायनिक ऊर्जा कहलाती है, रासायनिक ऊर्जा कहलाती है ये। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 88 प्रश्न का क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित जोड़ियों को विवेचना कीजिए। रॉबर्ट कोच, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, मतलब पूछा कौन सही सुमेलित है। अच्छा एक प्रश्न हम लोग छोड़ दिए लग रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। 87 क्या कह रहा है कि वह अंग जिसमें भ्रूण विकसित होता है कहलाता है क्या, गर्भाशय, ग्रीवा, गर्भाशय या अंडाशय। तो देखिए गर्भाशय जिसे बच्चेदानी भी कहते हैं एक तरह से, वह अंग है जहां निषेचन के बाद भ्रूण का क्या होता है, आरोपण होता है और पूरी गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित जोड़ियों को विवेचना कीजिए। तो ये कह रहा है कि रॉबर्ट कोच, एंथ्रिक्स बैक्टीरिया, ये कथन क्या है पूछा है। नीचे देखिए कह रहा है कौन सा कथन कौन सही जोड़ी है, तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, एडवर्ड जेनर, ये भी टीका से संबंधित, ये भी सही है। पास्चर, रेबिच, ये भी सही संबंधित है। इमिल वान बेहरिंग, ये भी क्या है, सही है। परोक्ष रोध क्षमता, अर्थात तीनों सही है, चारों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न 89, प्रश्न संख्या क्या है 89। कह रहा है कि अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधों की बीमारियों का कारण बनते हैं वे किस समूह के सदस्य हैं, छड़ के आकार और ग्राम। 89 है ना, हाँ 89। तो देखिए पौधों में बीमारियां पैदा करने वाले अधिकांश जो महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है ये छड़ के आकार के समान होती हैं, छड़ के आकार के समान होती हैं और ये ग्राम नेगेटिव होते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है 90 प्रश्न क्या, रूस ने किस भारतीय नेता और विमान चालक को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टालिनग्राद युद्ध की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मानित करते हुए नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका का अनावरण किया। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या बीजू पटनायक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बीजू पटनायक। हाल ही करंट अफेयर का प्रश्न है। देखिए रूस ने महान भारतीय नेता विमान चालक बीजू पटनायक को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टालिनग्राद युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मानित करते हुए नई दिल्ली में अपनी दूतावास में एक स्मारक पट्टिका का किया अनावरण किया। देखिए बीजू पटनायक जो थे ना, ये द्वितीय विश्व युद्ध में जो स्टालिनग्राद युद्ध के दौरान घिरे हुए रेड आर्मी के लिए आपूर्ति पहुंचाने के लिए साहसिक कार्य किया था। तो
इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या क्या है, 91 है। कह रहा है कि हाल ही में कौन सी भारतीय पेट फूड कंपनी $1 अरब के मूल्यांकन के साथ यूनिकॉर्न बन गई? हेड ऑफ ट्रोल्स या मेयर्स ऑफ पेट केयर इंडिया, ड्रोल्स या पेडिग्री इंडिया? तो इसका जो सही आंसर है ड्रोल्स है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। 92 का रैंक एशियन गेम्स 2026 जो जापान में आयोजित होंगे वे पहली बार कौन सा कॉम्बैट स्पोर्ट शामिल किया जाएगा? कुश्ती, मुक्केबाजी, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स या जूडो? तो देखिए इसका जो इसमें जो शामिल किया जाएगा ना, देखिए एशियन गेम 2026 जो 19 सितंबर से 24 मतलब 4 अक्टूबर 2026 तक होगा, और इसमें पहली बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट को सम्मिलित किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी क्या है, सही है। 93 देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि केयर इट्स रेटिंग्स स्टेट रैंकिंग 2025 के अनुसार समग्र प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष 3 राज्य कौन है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु? तो ऐसे देखिए इसमें हम लोग देख लेते सीधे सीधे, तो इसमें जो मतलब समग्र 3 राज्य है ना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के सभी प्रकार के माल के आयात और पारगमन पर प्रतिबंध लगाने का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए 22 अप्रैल 2025 का आप सभी लोग देखे होंगे, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले सभी प्रकार के माल के आयात और पारगमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और कई कड़े निर्णय का भी मतलब लगाया। और इसका प्राथमिक उद्देश्य देखा है ना तो राष्ट्रीय सुरक्षा में सुनिश्चित करना, सीमा पार आतंकवाद की फंडिंग को रोकना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा पार आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए ऑप्शन सी क्या है, सही है। अगला है 95 प्रश्न। यह कह रहा है कि 2008 से 2025 तक की आईपीएल विजेताओं की सूची के अनुसार किस वर्ष रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आईपीएल ट्रॉफी जीती थी? देखिए ये काफी चर्चा में था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2025 में। 2025 का जो आईपीएल हुआ था ये आरसीबी ने ही जीता था, ठीक है। जो भी आईपीएल देखे होंगे सभी लोग पता होगा। अगला है 96 कि ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से संन्यास क्यों लिया, जैसा कि दिए गए पाठ में बताया गया है। तो भाई क्यों लिया, कारण देखते हैं हम लोग। करेंगे उन्होंने आईपीएल में पंजाब किंग्स के साथ एक सफल सीजन के बाद संन्यास लेने का फैसला किया, तो ये बिल्कुल कथन नहीं है, क्योंकि आईपीएल में तो खेलते ही हैं भाई अभी सभी सब। अगला करेंगे वह T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे और उनका शरीर 50 ओवर के प्रारूप के लिए संघर्ष कर रहा था, ये भी क्या है, गलत है। सी करेंगे वह 2025 के चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद अपने करियर को समाप्त करना चाहते थे, तो बिल्कुल कथन होगा, ये कथन क्या है, सही है। सी कथन क्या है, सही है। अगला है 97 प्रश्न कि हाल ही में दिवंगत हुई बी सरोजा देवी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्ती थी? साहित्य, राजनीति, सिनेमा या शास्त्रीय संगीत? तो देखिए बी सरोजा देवी कन्नड़, तमिल और तेलुगु सिनेमा की एक दिग्गज अभिनेत्री थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है 98 कि मुख्यमंत्री हरित कृष्ण संयंत्र योजना के तहत किसानों को किस प्रकार के उपकरण के खरीदने पर 75% की सब्सिडी प्रदान की जा रही है? ट्रैक्टर और हार्वेस्टर, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्र, सिंचाई के लिए पंप सेट या जुताई के लिए कल्टीवेटर? तो देखिए बिहार में फसल अवशेष पराली जलाने की समस्या को रोकने और कृषि को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना शुरू की गई है, और इसकी योजना का किसानों को देखा जाए तो स्ट्रा बेलर और सुपर सीडर ये सभी क्या है ना, जो पराली हैं इनको खत्म करने के लिए एक तरह से यंत्र आते हैं, तो इसको खत्म करने के लिए देखिए जो ऑप्शन बी में दिया है फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्र, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99। यह कह रहा है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग ने गर्मियों में होने वाले एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम या चमकी बुखार की रोकथाम और निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो इस चमकी बुखार को रोकने के लिए बिहार सरकार ने एईएस निगरानी अर्थात एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, ऊपर जो दिया है एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, इसी मतलब निगरानी, यही मतलब इसी पोर्टल को लॉन्च भी किया गया है, इसी के नाम से ही लॉन्च किया गया है। अगला है बिहार राज्य, लास्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने गंगा नदी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस नए क्रूज का जलावतरण किया? एमयू गंगा विहार, एमयू कौटिल्य, एमयू सम्राट अशोक या एमयू पाटलिपुत्र? तो देखिए बिहार में रिवर टूरिज्म को एक नया आयाम देते हुए पटना के गांधी घाट में एमवी सम्राट अशोक नामक एक नए आधुनिक और फ्लोटिंग रेस्तरां सह क्रूज का जलावतरण किया गया। तो क्या ना कि इस क्रूज में पर्यटकों को गंगा नदी की सैर के साथ साथ बिहारी व्यंजनों का आनंद लेने का एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें ये प्रश्न सेट संख्या 10 था और ये फाइनल हो गया, और अगले वीडियो में हम लोग इसी तरह से 10-11 मतलब जितने हैं इसके प्रैक्टिस सेट उस सभी को सॉल्व करेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए।